नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेंस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में या इस सीरीज में हम 3 मार्कर्स या 5 मार्कर्स के प्रश्न सॉल्व करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर को डिज़ाइन कर अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने 3 मार्क्स 5 मार्क्स के आपको जो प्रश्न दिए या आपके सामने फ्रेम किए, होप सो, आशा करूँगा कि आपको पसंद आए होंगे। तो अब मैं आज जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है 3 मार्क्स के ही ज्योग्राफी के। तो इसमें जो मैंने शामिल किए हैं प्रश्न वो लास्ट ईयर 2020 में आए हुए कुछ प्रश्न हैं और उसके बाद कुछ संभावित प्रश्न जो कि आएंगे या आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हुए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो 2020 के मेंस में आ चुका है। तो पहला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम और उनके आविष्कारक का नाम बताएं। तो प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना प्रश्न पूछा गया है आपको बस उतना ही उत्तर देना है। प्रश्न में सिर्फ 2 बातें पूछी गई हैं। फर्स्ट, कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम, और दूसरा, इसका आविष्कारक कौन। तो आप इसके 2 पॉइंट में आंसर फ्रेम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। इस तरह में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और जो आपकी कॉपी चेक करेगा या जांच करेगा उसे इस चीज़ को जरी समझने में बड़ी टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसानी से वो समझ जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपने वही आंसर दिया है। तो आप इस फ्रेमिंग में या ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के फ्रेमिंग में बहुत अच्छे मार्क्स 2 से 2.5 मार्क्स या पूरे 3 मार्क्स भी पा सकते हैं। तो अगर ऐसे आप फ्रेम करेंगे या डिज़ाइन करेंगे आंसर तो आपके लिए ज़्यादा गेनफुल होगा। तो सबसे पहले क्या आंसर लिखेंगे आप कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम, तो यंत्र लिखेंगे और रिक्टर पैमाना जानते हैं आप बहुत अच्छी तरह से। और दूसरे आविष्कारक, तो आविष्कारक में क्या लिखेंगे, अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में। एक सेंटेंस में आविष्कारक के आगे डैश लगा के आप आविष्कारक साथ में कब और दूसरा कहाँ के थे, एक ही पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। तो आविष्कारक में ही आपके 3 फैक्ट छुपे हुए हैं। तो इस तरह अगर आपने आंसर दिया, डिज़ाइन किया, तो डेफिनेटली आप 3 में 3 मार्क्स लेकर बैठेंगे। तो जितना मैंने आपको बोला आप उतना फॉलो करें तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये भी 2020 के मेंस में आया हुआ है। तो प्रश्न है, सेन जुआन नदी किस देश में होकर बहती है। अब ये ऐसा प्रश्न है जो शायद ही किसी से बना हो या किसी ने तुक्का लगाया हो। तो ऐसे कुछ प्रश्न आ भी जाते हैं या आते ही हैं जो सर से ऊपर ही जाते हैं। तो आंसर क्या होगा या आंसर कैसे ले सकते हैं, तो सैन जुआन नदी दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। और दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं इसमें, यह कोलोराडो नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। 2 पॉइंट भी आपके लिए सफिशियंट है। पहला पॉइंट ही आप जितना मैंने लिखा है इतना भी लिख देंगे तो आप 1.5 लाइन में पहुंच जाएंगे। आखिरी तीसरी लाइन में आप 1 पॉइंट डाल दें कि कोलोराडो नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चेक करने वाला खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तीसरा। ये भी प्रश्न 2020 के मेंस में आया हुआ है। प्रश्न क्या था, BW चिन्ह किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो आंसर में जो आप लिखेंगे वो पहला पॉइंट में क्या डाल सकते हैं आप कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार BW एक शुष्क जलवायु क्षेत्र है जिसे वास्तविक मरुस्थलीय जलवायु माना जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या पुल कर देंगे, यह पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग 12% है। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, चिनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे आंसर में आप कि चिनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ रावी, झेलम और मारुसूदर है। और दूसरा पॉइंट क्या डाल दें आप, चिनाब स्वयं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था,
करेवा मिट्टी क्या है, यह भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो क्या आंसर लिख सकते हैं आप? अच्छा, कि करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के भंडार हैं। और दूसरा पॉइंट क्या, कि करेवा तलछट कश्मीर बेसिन के पैलियोजिक मेसोजोइक तलछट के ऊपर पाए जाते हैं और वे छतों, पठारों और टीले के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार करेवा क्या है या करेवा मिट्टी क्या है, किस भाग में पाई जाती है, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि नीली क्रांति क्या है, भारत के किस शहर को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में भी सिर्फ 2 पॉइंट पूछे गए हैं। नीली क्रांति क्या है पहला, और दूसरा किस शहर को झींगा मछली की राजधानी। तो 2 पॉइंट भी आप लिख दीजिए कि एक पैकेज प्रोग्राम द्वारा मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। ये होगा नीली क्रांति क्या है, और दूसरा किस शहर को, तो लिख दें डायरेक्ट दूसरे पॉइंट में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर शहर को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है। आपका हुआ आंसर कंप्लीट और आप मार्क्स पा गए पूरे 3। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न था, मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशन के नाम बताइए या लिखिए। तो बस जैसा कि प्रश्न में ही डायरेक्ट या बहुत साफ तरीके से पूछा है, सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है आपको। 3 थर्मल पावर स्टेशन 3 पॉइंट। तो पहला लिख दीजिए विंध्याचल ताप विद्युत गृह सिंगरौली, इसकी जो क्षमता है वो 3260 मेगावाट है। दूसरे में डाल दीजिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल, क्षमता 1330 मेगावाट। और तीसरी अमरकंटक ताप विद्युत गृह अमरकंटक में अनूपपुर जिले में है, क्षमता 210 मेगावाट। तो आंसर आपका होगा कंप्लीट और आप पा गए मार्क्स, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था, मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली 3 जनजातियों के नाम लिखिए। तो 3 जो जनजाति हैं डायरेक्ट तीनों का नाम लिखिए, उससे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। भारिया, बैगा और कुरकू। आंसर हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न क्या, कि वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 गुण लिखिए, यानी मेरिट्स, डिमेरिट्स और मेरिट, यानी गुण और अवगुण। तो आपको गुण लिखने हैं। तो पहला क्या लिख सकते हैं कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, दूसरा जैव विविधता का संरक्षण और तीसरा सूखा प्रबंधन में सहायक। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ध्यान रखिएगा 3 मार्क्स में आप 3 पॉइंट घटा सकते हैं। कोई डिफिनीशन है, परिभाषा, तो आप उसे 2.5 से 3 लाइन में एक परिभाषित कर सकते हैं। बट अमूमन ऐसे प्रश्न ही आते हैं जहाँ पर आप 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से या 3 पॉइंट डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करने की प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत मार्क्स लेने में सहायता मिलेगी। विजाग गैस रिसाव पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान रखिए ये 2020 का आया हुआ प्रश्न है मेंस में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यह दुर्घटना मई 2020 में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग में हुई थी। दूसरा पॉइंट, विजाग गैस रिसाव को विशाखापट्टनम गैस रिसाव भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इस दुर्घटना में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। आंसर हो गया आपका कंप्लीट। अम्फान चक्रवात पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर आप कैसे राइट कर सकते हैं, पहले पॉइंट में क्या डाल दीजिए कि अम्फान महाचक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि विशाखापट्टनम के दक्षिण पूर्व में बंगाल की दक्षिण पूर्वी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ। और दूसरा पॉइंट, अम्फान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। और आपका आंसर हो गया कंप्लीट। दूसरा पॉइंट दूसरा प्रश्न क्या है आज का, वह है वलित पर्वत क्या है, उदाहरण बताइए। तो पहला पॉइंट डाल दीजिए कि वलित पर्वत क्या है। तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से निर्मित आकृतियों को वलित पर्वत कहते हैं। ये लहरदार होते हैं। और दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल या उदाहरण डाल दीजिए। तो हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, यूराल, ये जितने भी पर्वत हैं ये सब वलित पर्वत के एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण हैं। और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ब्लॉक पर्वत क्या है, उदाहरण बताइए। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट यही कि ब्लॉक पर्वत होते क्या हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अथवा बहुत बड़े भाग के टूट कर ऊर्ध्वाधर
रूप से विस्थापित होने से निर्मित आकृतियों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, उदाहरण डाल दें आप, वास्टेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। जितना पूछा गया है आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, नो मोर। आज का नेक्स्ट प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो पहला पॉइंट क्या डालेंगे आप कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह अर्जेंटीना से कोलंबिया तक फैली हुई है। दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी ओकांकागुआ है। और ऐसे में आपका प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग या डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो पहला पॉइंट स्थान डाल दीजिए कि है कहाँ, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा पॉइंट डाल दीजिए सर्वोच्च चोटी माउंट कोस्कियुस्को। तो एक आपका आंसर कंप्लीट। जितना पूछा गया है आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, नो मोर। नेक्स्ट प्रश्न आज का, एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे पहले स्थान यानी कहाँ है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। दूसरा पॉइंट, सर्वोच्च चोटी पूछा है उसने, डाल दीजिए माउंट जेबल टैकॉल। ये हो गया एटलस पर्वत के आंसर। हो सकता है इसमें आपको ऊंची चोटी ना पता हो, पर ऐसे ही प्रश्न कुछ आ जाते हैं जो कि हमारे दिमाग से परे हो जाते हैं। पर ध्यान रखिए, ऐसे ही आपको आंसर फ्रेमिंग करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न, पामीर का पठार के बारे में लिखना है आपको 3 मार्क्स में। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या डालेंगे, मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण हिमालय, तियनशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का, अनातोलिया का पठार कहाँ है। सिंपल सा प्रश्न का जवाब देना है आपको एक ही पॉइंट में कि अनातोलिया का पठार तुर्की में है। इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं। यह सपाट एवं लहरदार आकृतियों में फैला हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रश्न पूछा अनातोलिया का पठार कहाँ है, तो इसमें आप 2 पॉइंट भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होगा। कि पहला पॉइंट आप ये डाल दें, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये डाल दें, यह सपाट एवं लहरदार आकृतियों में फैला हुआ है। इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चियापास का पठार कहाँ है। तो सीधे से आपको आंसर देना है, चियापास का पठार उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसे मैक्सिको का पठार भी कहते हैं। और हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आज का आखिरी प्रश्न क्या है, महाद्वीपीय पठार क्या है, उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले महाद्वीपीय पठार होते क्या हैं ये बताएंगे आप। तो क्या लिखेंगे, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं या उभर आता है, तब महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। उदाहरण में डाल दीजिए दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। दूसरी बात, एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, इसमें जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है वो जोग्राफिकल ही है। आपको ध्यान देना चाहूँगा, आप जिस सब्जेक्ट को लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी ही उस सब्जेक्ट के होने का एहसास कराती है। टर्मिनोलॉजी है तो वो सब्जेक्ट है। तो ये बात सोचिएगा कि मैंने कैसे वर्ड यूज किए हैं। आपको भी ऐसे ही वर्ड यूज करने हैं आंसर फ्रेमिंग में, डिज़ाइन करेंगे आप। तो ये नहीं सोचेंगे कि मैं कोई और शब्द यूज करूँगा तो आंसर सही होगा, नहीं। और शब्द यूज करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं करना है। जितना मैंने बोला है, जितना मैंने लिख के दिखाया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दें। साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में मोबाइल के दाहिने हाथ में बेल आइकॉन होगी, उसे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया कोई वीडियो आप तक तुरंत। तो चलिए, अब अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।